डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने स्टार्ट किया था टॉपिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। अब उसमें हमने थोड़ा सा आगे चलना है और देखना है। पहले हमने ऑक्सीन को डिस्कस किया था, अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इसमें जिब्रेलिन। इसमें आपका नेक्स्ट हार्मोन आ रहा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इसको आप और क्या कहते हैं? दैट इज जिब्रेलिक एसिड। जी ए से आप इसको एब्रीवेट करते हैं, जिब्रेलिक एसिड। तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन है। जिस तरह हमने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, यानी ऑक्सीन भी और जिब्रालिन भी, और इसके अलावा बाकी जो हार्मोन्स हैं इन सब को आप फाइटो हार्मोन्स का नाम भी देते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, तो दे आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। इनको आप फाइटो हार्मोन्स का नाम भी देते हैं। ये बेसिकली इसको जो कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है ना, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फंगस, यानी इसमें मुख्तलिफ होते हैं। फ्यूजेरियम इज द नेम ऑफ फंगस। इससे ही इसको ख़ास तौर पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी की सूरत में बताता हूँ कि किस तरह इसकी डिस्कवरी हुई थी। जहाँ तक इसकी डिस्कवरी का ताल्लुक है, तो जापानीज साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी राइस फील्ड में, चावल की फसल में। उन्होंने देखा कि जो राइस है, यानी चावल की जो फसल है, इसमें इन्होंने देखा कि नॉर्मली मिसाल के तौर पर ये साइज होता है, इसके प्लांट्स का नॉर्मल साइज है, ये नॉर्मल साइज है क्रॉप का, ये नॉर्मल साइज है। तो उसमें ड्रामेटिक चेंज क्या आई थी कि एकदम से उनकी हाइट जो थी उसके स्टेम की बहुत ज़्यादा हो गई। इतने बड़े बड़े स्टेम हो गए। अब इतने बड़े बड़े जब लॉन्ग स्टेम, थिन एंड लॉन्ग स्टेम हो गए, सिलेंड्रिकल टाइप, इतना लंबे लंबे स्टेम बन गए। तो ये जो ड्रामेटिक चेंज है उनका, उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या है इसमें। तो उसके बाद क्या हुआ था कि चावल की फसल जो थी, इसका स्टेम थिन एंड लॉन्ग था, तो आपस में कोलैप्स कर गए थे। ये सारी की पूरी क्रॉप जो थी आपस में कोलैप्स कर गई थी, स्पिंडल शेप हो गई थी आपस में, सारे पौधे आपस में जुड़ गए थे। तो इसको कोलैप्स कर गई पूरी की पूरी क्रॉप। तो इसको नाम दिया गया था फुलिश राइस डिजीज का नाम दिया गया था। तो बाद में पता चला कि इसमें इस जो राइस फील्ड थी, सॉइल जो थी यहाँ पे, इसमें ये फ्यूजेरियम, यानी क्या है, ये फंगस है, यहाँ पे पाया गया, जो कि प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, जिसका नाम क्या रखा गया था, जिसको ये क्या कहते हैं, जिब्रालिन का नाम देते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज व्हाट जिब्रालिन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह डिस्कवरी हुई थी किस चीज़ की? जिब्रालिन की। और ये फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इसका रोल क्या होता है? ये बेसिकली सेल इनलार्जमेंट, और किसके साथ मिलकर? ऑक्सीन के साथ मिलकर। तो लिहाजा एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवीजन को प्रमोट करना, और उसकी वजह से सेल इनलार्जमेंट होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन, और उसकी वजह से एब्रप्टली स्टेम का साइज इतना बड़ा हो जाना, ये सारा इसकी डिस्कवरी का पार्ट है। किसकी? जिब्रालिन की। तो इस तरह इसकी डिस्कवरी हुई थी ये राइस फील्ड में, और डिजीज का नाम क्या था? फुलिश राइस डिजीज का नाम रखा गया था। अब इसके रोल आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ जिब्रालिन। सबसे पहले देखिए, इसमें हम कहते हैं कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड इसमें आ जाता है इनलार्जमेंट। सेल डिवीजन इनलार्जमेंट, यानी इसमें ना सिर्फ सेल डिवीजन को ये प्रमोट कर रहा है इन एपिकल मेरिस्टम, यानी सेल डिवीजन कहाँ पर होगी? एपिकल मेरिस्टम में होगी। और सेल इनलार्जमेंट भी ये इसमें होगी। इससे नीचे एपिकल मेरिस्टम से नीचे क्या होती है? इनलार्जमेंट होती है। यानी नेक्स्ट जो एपिकल मेरिस्टम जोन जो होता है
उसको जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। तो सेल क्या होता है, यहाँ पे इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा व्हाट इज द रोल ऑफ जिब्रालिन, ये सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट में रोल प्ले करता है। और इसी तरह से याद रखना है कि एक सेल डिवीजन जो हो रही है ना, एपिकल मेरिस्टम के अलावा ये किस में होती है, ये कैम्बियम में भी होती है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, एपिकल मेरिस्टम का आते ही आपके जहन में कौन सी ग्रोथ आती है, ऑब्वियसली प्राइमरी ग्रोथ आती है। तो ये किस में इन्वॉल्व हुआ, इनडायरेक्ट क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ। और जब कैम्बियम का वर्ड आएगा तो ऑब्वियसली किसका वर्ड आएगा आपके सामने, सेकेंडरी ग्रोथ की बात आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अब इनडायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एपिकल मेरिस्टम कैम्बियम नहीं लिखा होगा, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ भी इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सो यू मस्ट हैव द अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट इसका आपने बताना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज बोल्टिंग। बोल्टिंग, अब बोल्टिंग क्या है, बोल्टिंग क्या है इसमें देखिए, बोल्टिंग जो बेसिकली ये इसको आप आसान अल्फाज में याद रखने के लिए उर्दू में ये समझ सकते हैं, किसी चीज का खुल जाना। ओके, ये क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं रोजेट प्लांट्स। तो कौन से प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये आपके पास रोजेट प्लांट्स हैं, रोजेट प्लांट्स। कहीं इसमें गलत फहमी ना हो आपको, ये रोज नहीं है, ये रोजेट है। ओके, रोजेट प्लांट्स हैं, यानी ऐसे पौधे होते हैं जो बेसिकली बुशेस की फॉर्म में स्प्रेड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सतह पर ये झाड़ियों की सूरत में फैले हुए होते हैं। ये प्लांट को क्या कहते हैं, रोजेट प्लांट्स। यानी हम कह सकते हैं कि द प्लांट्स ये जो होते हैं स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल लाइक बुशेस, जैसे झाड़ियां होती हैं उनकी तरह, इनको रोजेट प्लांट्स का नाम दिया जाता है। तो इसमें ये बोल्टिंग को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो वो कैसे, अब किस तरह से पता चलेगा, जैसे आपने ये कैबेज देखा होगा, कैबेज होता है, एक होता है वो ये सैलेड वगैरह भी, सैलेड आपने देखा होगा। ये सैलेड इस तरह से जब शुरू में ये जब ये ग्रो करता है ना, सैलेड, सैलेड जो ग्रो करता है, ये इसके जो लीव्स होते हैं, ये इसके लीव बर्ड्स हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, लीव बर्ड्स हैं। ये इस तरह से इसके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से यूं बिल्कुल ही बंद होते हैं, इस तरह से यूं बंद होते हैं। ओके, ये क्या है, सारे लीव्स हैं। ओके, ये यहाँ से ये इस तरह से। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ग्रो करने के बाद इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, इसकी लेंथ में, यानी सीधा ऊपर की तरफ क्या होगा, इसकी लेंथ में इजाफा होगा, ये मेन एक्सिस में। तो मेन एक्सिस जब बड़ा होगा तो ये जो दो लीफ के जो नोड्स होते हैं इनमें डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लीफ क्या हो जाएंगे, यूं ओपन हो जाएंगे, ये लीफ ओपन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये खुल गए ना, पहले बंद थे अब क्या हो गए, खुल गए। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, बोल्टिंग। इसको आप बोल्टिंग का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोल्टिंग। इसको हम बोल्टिंग का नाम देते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया आपको। तो अब उसके बाद चलें, नेक्स्ट बताना होगा ये किस में रोल प्ले करते हैं, बर्ड इनिशिएशन। बर्ड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये फ्लोरल बर्ड भी हो सकती है, लीफ बर्ड भी हो सकती है, और शूट बर्ड भी हो सकती है। तो बर्ड प्रमोट करते हैं इनिशिएशन खास तौर पे किस में, शूट, शूट, शूट्स किस में, इन क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, ये क्राइसेंथेमम कैलस। कैलस मैंने आपको बताया था, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, क्राइसेंथेमम के बारे में जनरली आपको पता हो कि ये इसको आप क्या कहते हो, मैरी गोल्ड का नाम भी देते हो, मैरी गोल्ड कॉमनली कहते हैं किसको,
क्राइसेंथेमम को उर्दू में इसको क्या कहते हैं, गुले दाऊदी भी कहते हैं। गुले दाऊदी नाम सुना होगा आपने, गुले दाऊदी के बारे में। यानी क्राइसेंथेमम बेसिकली क्या है, मैरी गोल्ड, इसको गुले दाऊदी का नाम भी दिया जाता है। क्वीन मैरी का नाम भी दिया जाता है इसको, इसको क्वीन मैरी भी कहते हैं। ओके, मैरी गोल्ड का नाम नहीं बल्कि क्वीन मैरी कहते हैं इसको। कॉमनली उर्दू में क्या कहा जाता है, गुले दाऊदी, जिसकी बाकायदा एग्जीबिशन भी होती है लाहौर में, इधर उधर आपने देखा होगा। इसके फ्लावर्स की बड़ी वैरायटीज होती है। बहरहाल, बर्ड इनिशिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसेंथेमम कैलस। ओके, फिर उसके बाद इसमें ये इसका रोल होता है किसमें, एपिकल डोमिनेंस में इसका रोल होता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के बारे में कल भी मैंने बताया था, किसके हवाले से, ऑक्सीन के हवाले से, कि वो ऑक्सीन भी प्रमोट करता है किस चीज़ को, एपिकल डोमिनेंस को। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, एनहेंस करता है किस चीज़ को, एक्शन ऑफ ऑक्सीन को, एनहेंस एक्शन ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन के एक्शन को ये बढ़ाता है। कौन, ये जिब्रालीन, यानी एपिकल डोमिनेंस को ये इनहेंस करेगा, एक्शन ऑफ दी ऑक्सीन। ऑक्सीन का भी काम यही है, तो लिहाजा ये जिब्रालीन उसके एक्शन को इनहेंस कर रहा है। तो ये इसका रोल। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है इनके, इसमें मेन शूट तो ग्रो करता है, लेकिन लेटरल जो बर्ड्स होती है, लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो इस किस्म की डोमिनेंस को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल शूट तो ग्रो कर रहा है इनडेफिनेटली, लेकिन लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को क्या करता है, वो इनहिबिट कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर हो इसका पॉइंट। फिर उसके बाद आ जाता है किस चीज़ का, कि ये डॉर्मेंसी का रेफरेंस देना है आपने। डॉर्मेंसी, रेस्टिंग कंडीशन को हम क्या कहते हैं, या स्लीपिंग कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। तो ये बेसिकली ये बर्ड एंड सीड, ये बर्ड एंड सीड की जो है ना, इनकी डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। अब बर्ड डॉर्मेंसी ब्रेक होने का मतलब क्या है, यानी ये ब्रांच है, ये इस पे बर्ड लगी हुई है, ये बर्ड है इसकी, अब इससे कोई ब्रांच बननी है, शूट बनना है, तो लिहाजा ये बर्ड जब तक उस वक्त तक ग्रो नहीं करेगा जब तक ये जो जिब्रालीन है इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक नहीं करेगी। जब डॉर्मेंसी ब्रेक होगी तो ये ब्रांचेस जो कि यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगी। तो बर्ड्स की ग्रोथ, ये इससे फ्लावर बनना है तो फ्लावर बनेगा, इससे लीफ बनना है तो लीफ बनेगा। तो ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड हो गया। और इस तरह सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट, जैसे आप पढ़ते हो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट अपने स्पेसिफिक सीजन में ग्रो करते हैं ना, आउट ऑफ सीजन तो नहीं ग्रो करते। तो लिहाजा सीड जो को मजबूर करना कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करे, उससे प्लांट बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो लिहाजा ये सीड को ग्रो करने पर मजबूर करता है क्या, जिब्रालीन, टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, इसका मतलब ये होता है। तो बहरहाल ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि डॉर्मेंसी ब्रेक कर रहा है ये बर्ड की भी और सीड की भी। अदरवाइज अब बगैर सीजन के सीड लगाओगे ना, यानी शॉर्ट डे प्लांट की सीड लगाओ लॉन्ग डे में, तो अमूमन वो ग्रो नहीं करते, वो सॉइल में वैसे ही पड़े रहेंगे। वजह क्या होगी, स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है उसको ग्रो करने के लिए। तो कंडीशन जब अवेलेबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगा। तो लिहाजा ये बेसिकली जिब्रालीन का रोल है कि ये ब्रेक कर देता है सीड की डॉर्मेंसी, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह इसका रोल होता है लॉन्ग डे प्लांट में भी, रोल इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में इसका रोल होता है किस चीज का, जिब्रालीन का। यानी क्या रोल होता है, ये सब्स्टिट्यूट होता है फॉर रेड लाइट, सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट। रेड लाइट का ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। लिहाजा प्रोमोट करता है, ये प्रोमोट करेगा फ्लावरिंग इन किस में, लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। और फिर इनहिबिट किस में करेगा, जाहिर सी बात है
फिर ये इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स। यानी आप क्या करते हो, जैसे ये शॉर्ट डे प्लांट होता है ना, ये शॉर्ट डे प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये 24 आवर्स है इसमें ना, ये इसमें इसका ये क्रिटिकल डे लेंथ ही हमने दिया हुआ है, ये डे लेंथ आ गया। ये डार्क अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड होता है। तो ये शॉर्ट डे के लिए मिसाल के तौर पर इसका क्रिटिकल डे लेंथ कितना है, 11 घंटे है। इसका कितना है डार्क पीरियड, कितना है, 13 घंटे है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, यानी इसमें डे लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है फॉर शॉर्ट डे प्लांट, इसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि इसमें इनिबिट करनी है ना फ्लावरिंग, तो डार्क पीरियड को आप क्या देते हो, रेड लाइट दे देते हो इतना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए। तो नतीजा फ्लावरिंग क्या होती है, इनिबिट हो जाती है, किस में, इन शॉर्ट डे प्लांट। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में जो है ना, ये जिब्रालिन सब्स्टिट्यूट है फॉर रेड लाइट और प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट में, क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो लिहाजा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जिब्रालिन इज सब्स्टिट्यूट, वर्किंग एज सब्स्टिट्यूट, बदल के तौर पर काम करता है, किसके, रेड लाइट के। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो कि आपने ये चीज फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ी होगी, जिसमें शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में बताया जाता है। तो बहरहाल ये भी इसका रोल आ गया। इसी तरह से ये क्या करता है, डिले इन लीफ सेनिसेंस। लीफ सेनिसेंस के बारे में आपको बताया था कि डिले करता है। लीफ सेनिसेंस से मुराद क्या है, सेनिसेंस का मतलब क्या होता है, ये सेनिसेंस जो होती है उसकी क्या है, इसकी एजिंग को ये बढ़ाता है, किसको, लीफ की एजिंग को बढ़ाता है। ये हमने इसको कल डिस्कस किया था, आपको याद हो ये पॉइंट, कि ये लीफ सेनिसेंस के बारे में, कि लीफ सेनिसेंस का क्या मतलब होता है, एजिंग, एजिंग को ये कार्य करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये भी इसका रोल आ गया, जो बिल्कुल कॉमन है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह इसमें आ जाती है इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस किस चीज की, जिब्रालिन की, या केमिकली क्या कहते हैं इसको, जिब्रालिक एसिड का नाम देते हैं। कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर आप रेफरेंस देते हो किस चीज का, फ्रूट ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, फ्रूट ग्रोथ। अब फ्रूट ग्रोथ में जो ये GA, व्हाट इज GA, जिब्रालिक एसिड होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स है, याद रखिएगा जिब्रालिन की। तो GA है, जैसे GA3 भी होता है। तो ये क्या करेगा, जिब्रालिक एसिड बेसिकली प्रमोट करता है, प्रमोट्स ये किस चीज को, फ्रूट सेटिंग को, फ्रूट सेटिंग को। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देनी होगी किसमें, इन ये टेंजरीन्स, ये पौधों ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, टेंजरीन्स कहते हैं इसको। अब टेंजरीन्स क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा कि ये टेंजरीन्स कहते हैं, ये जो उर्दू में नहीं सुना होगा नाम आपने, छोटा संतरा, ये इसको क्या कहते हैं, संतरा, मैंने उर्दू में लिख दिया, इसको क्या कहते हैं, संतरा कहते हैं। और इसी तरह से पियर, पियर किसे कहते हैं, नाशपाती वगैरह में ना, ये क्या करता है, फ्रूट सेटिंग। अब फ्रूट सेटिंग का मतलब मैंने, याद हो पिछले लेक्चर में बताया था, फ्रूट सेटिंग का मतलब क्या होता है, रिटेंशन ऑफ ओवरी, रिटेंशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड व्हाट, फ्रूट सेट। तो टेंजरीन्स का पता चल गया, इसमें पियर वगैरह ये एग्जांपल है, क्योंकि पूछी जा सकती है आपको टेस्ट में, ख्याल करना इसका भी। इसी तरह से जो जिब्रेलिक एसिड है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द बेरी साइज, बेरी साइज। बेरी आपके सामने, बेरी किसको कहते हैं, बेसिकली ये फ्रूट का नाम है। ओके, बेरी का क्या है, बेसिकली क्या होता है, ये फ्रूट होता है। ये किस किस्म का फ्रूट है, ये भी पता हो कि जो ऐसा फ्रूट जिसके अंदर, जैसे होता है ना, ये फ्रूट से मुराद, जैसे मिसाल आप एप्रिकॉट ले लें, खुबानी ले लें, या पीच आड़ू ले लें, इसके अंदर क्या होता है, गुठली होती है अंदर ना। यानी ये जो बेरी है, बेरी में याद रखना कि गुठली नहीं होती, बगैर गुठली का जो फल होता है ना,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टोमेटो है, वो क्या है, विदाउट क्या है, विदाउट सीड, बड़ा सा सीड नहीं होता उसमें, गुठली नहीं होती बादाम वाली ना, तो लिहाजा ऐसे फल को हम क्या कहते हैं जिसमें गुठली ना हो, उसे बेरी का नाम देते हैं। तो बेरी साइज को इंक्रीज करता है, यानी फ्रूट साइज को ये क्या करता है, इंक्रीज भी करता है। इसी तरह से एक और इसका रोल आ जाता है, किसमें रोल आता है, दैट इज इन माल्टिंग। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह में प्रोसेस जो बताते होते हैं, मेल्टिंग किसे कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जिब्रालिन की एक टाइप है जिसको आप कहते हो GA3। अब देखिए इसकी ये टाइप आ गई GA3। ये किस में यूज होता है, इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये यूज होता है, जिसको आप कहते हैं क्या, वाइन इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, वाइन इंडस्ट्री ब्रूइंग इंडस्ट्री कहलाती है। तो ये इसमें क्या करता है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है किस चीज को, ये अल्फा एमाइलेज को, अल्फा एमाइलेज एंजाइम है जो किसके लिए, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ये प्रोडक्शन जो होता है, ये बार्ले, प्रोडक्शन किस में होगा, इन बार्ले, जौ जिसको कहते हैं ना उर्दू में बार्ले, इसमें ये प्रोडक्शन की वजह बनता है। और जिसकी वजह से क्या होती है, प्रमोट क्या होती है आगे, प्रमोट माल्टिंग, माल्टिंग इसकी वजह से क्या होती है, प्रमोट होती है। तो जिब्रेलिक एसिड जो है किसमें, ब्रूइंग इंडस्ट्री से मुराद वाइन इंडस्ट्री, इसमें स्टिमुलेट करते हैं अल्फा एमाइलेज एंजाइम को ताकि वो प्रोड्यूस करें। बार्ले में क्या चीज़ प्रमोट हो, किस क्या चीज़, ये इसमें मेल्टिंग प्रोसेस, यानी किस तरह से स्टार्च जो है वो आगे उसमें सिंप्लीफाई होगी और उसके बाद वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग का नाम देंगे। इसी तरह से फिर इसका नेक्स्ट आपने बताना होगा डिले इन राइपनिंग, फल के पकने को हम क्या कहते हैं, राइपनिंग का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो राइपनिंग जो होता है ना, ये डिले कराता है, ख़ास तौर पर डिले ताखीर करता है, किसके, ख़ास तौर पर जो बनाना है, और इसी तरह से ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट के बारे में आपको पता हो, चकोतरा जिसको उर्दू में कहते हैं, बनाना, ये ग्रेप फ्रूट वगैरह, इसके पकने में ताखीर करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टोरेज पीरियड है ना, स्टोरेज पीरियड किसका, इन फ्रूट्स का, वो क्या हो जाता है, दैट इज इनहेंस, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये फायदा होता है इसका। बहरहाल ये भी रोल आ गया किस चीज का, दैट इज व्हाट, जिब्रेलिन। तो एक चीज स्टूडेंट याद रखना कि कुछ टॉपिक, कुछ फंक्शन ऐसे हैं किसके, ऑक्सीन के और जिब्रेलिन के, जो दोनों में कॉमन है। तो इनडायरेक्ट एमसीक्यूज अब कैसे बन सकते हैं, इनडायरेक्ट एमसीक्यूज इस तरह बन सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि विच पेयर ऑफ फंक्शंस आर कॉमन बिटवीन ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, यानी कौन से फंक्शन है जो कि कॉमन है जिब्रेलिन और ऑक्सीन में। तो वो आपने सारे इनको वन बाय वन करके कंपेयर करने से, एपिकल डोमिनेंस का बताया, सेल डिवीजन, एपिकल यानी शूट एपेक्स में सेल डिवीजन का बताया, फिर इसी तरह सेल इलार्जमेंट का बताया, इसी तरह सेनिसेंस का बताया। जो जो फंक्शन कॉमन है उनको आपने नोट करना है कि इस तरह से अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे जिब्रालिन से क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपने अब हार्मोन जो बताना है, तीसरा हार्मोन जो है दैट इज, जो सिलेबस में शामिल है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ये आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा जी। अब जो प्लांट हार्मोन्स है जिसको आप फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, इसमें बहुत से इनके, एक तो देखें ना, जैसे आप पढ़ते हो ना, आप उसमें
ह्यूमन बीइंग में भी, कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्सेलरेटरी रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है जी, एनहेंस कर रहे होते हैं, कुछ कुछ इनिबिटरी इफेक्ट भी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैनी इनहिबिटरी इफेक्ट्स इसके होते हैं, किसके, एब्सिसिक एसिड की, किस पे, ऑन ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ पे खास तौर पर, एंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पे होते हैं, ठीक है। कई प्लांट्स में ये चीज़ हमें नजर आती है, ठीक है। किस चीज़ का, इनिबिटरी इफेक्ट, इनिबिटरी का मतलब जैसे ग्रोथ को रोकना, डेवलपमेंट को रोकना। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें किसकी, ग्रोथ, ग्रोथ इनिबिशन की बात करें, ग्रोथ इनहिबिशन। तो ग्रोथ इनिबिशन का आप देखें कि इनिबिट करता है स्टेम एंड रूट ग्रोथ, किसकी, खास तौर पर स्टेम की, एंड प्लस किसकी, रूट्स की। खास तौर पर कब, ये जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, कब, ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से मुराद क्या है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से मुराद ये होता है कि जब वाटर लॉगिंग हो रहा हो, सो सेम और थोर की सिचुएशन होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग होता है। इसी तरह से खुश्क साली होती है, यानी ड्राउट होता है, यानी बारिशें वारिशें नहीं हो, पानी अवेलेबल है, उसको टेक्निकली क्या कहेंगे, ड्राउट का नाम देंगे। इसी तरह से डॉर्मेंसी का रेफरेंस दोगे, डॉर्मेंसी, ये भी इनिबिट हो रहा है ना, इनिबिट, डॉर्मेंसी भी क्या है, किसी चीज को ज़ाहिर है वो रेस्ट की कंडीशन में जा रहा है। तो बर्ड और सीड डॉर्मेंसी, बर्ड एंड सीड्स डॉर्मेंसी, प्रमोट नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, उसको डॉर्मेंसी में ले जा रहा है। तो ये भी किसका रोल आपके सामने आ जाता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसी तरह से ये जब हम करते हैं ना बात किसकी, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इन शॉर्डे प्लांट्स, शॉर्डे प्लांट्स, शॉर्डे प्लांट्स में फ्लावरिंग की बात की जाए तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रमोट करता है क्या चीज, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्डे प्लांट्स, ओके। और इनिबिट किस में करेगा, इनिबिट ये करेगा इन लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा, ओके। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो हम अभी अभी हमने जिब्रालीन का पढ़ा था, तो ये क्या होगा, एंटागोनिस्टिक टू, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रालीन, ये एंटागोनिस्टिक टू जिब्रालीन है, एंटागोनिस्टिक टू हम बात कर रहे थे, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रालीन है ये। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट इसमें जो रेफरेंस देना है, सेनिसेंस और एब्सिशन का, सेनिसेंस, सेनिसेंस और क्या दूसरा लफ्ज है, एब्सिशन, एब्सिशन, ओके। अब सेनिसेंस के बारे में हमने बताया था क्या होती है, एजिंग को कहते हैं। तो ये सम टाइम क्या करता है, प्रमोट करता है लीव सेनिसेंस, यानी क्या करेगा, प्रमोट करता है, प्रमोट किस चीज को, खास तौर पर लीव सेनिसेंस को, ओके, और यानी एजिंग को उसकी। और इसी तरह से इसको भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट, ये एब्सिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एब्सिशन, एब्सिशन बेसिकली प्री मिच्योर फ्रूट ड्रॉप कहते हैं, प्री मिच्योर फ्रूट ड्रॉप, ये इसको क्या कहते हैं, एब्सिशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो
बेसिकली जो शेडिंग हो रही है ना प्लांट के किसी पार्ट की, शेडिंग, शेडिंग से मुराद क्या होता है कि फ्रूट और फ्लावर जो होता है प्लांट का, ये गिरना शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एब्सिशन हो रहा है इसका, यानी फल का गिरना, फ्लावर का गिरना, ये किसी पार्ट का प्लांट बॉडी का शेड हो जाना, ये एब्सिशन कहलाता है बेसिकली। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये बकायदा कंट्रोल कर रहा होता है इस शेडिंग को। ओके, तो इसी तरह से इसका एक और रोल आप आगे चल के बताते हो वो क्या होता है, दैट इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है जी। ये है जो आप इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन का रेफरेंस वगैरह देते हैं ना, तो ये बेसिकली इसी तरह से, और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करते हो वहाँ भी इसका रेफरेंस यूज हुआ था। किस चीज़ का, एब्सिसिक एसिड का। अगर पिछले लेक्चर आप निकाल के देखेंगे ना जिसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया, तो वहाँ उसको देख लीजिएगा, तो उसकी मैंने पूरी डिटेल कुछ बताई थी कि ये इसका रोल क्या होता है। तो ये प्रमोट करता है बेसिकली किस चीज़ को, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब, वाटर स्ट्रेस के दौरान। वाटर स्ट्रेस से मुराद जब डेफिशिएंसी होती है ना वाटर की, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो इसमें ये क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। इसी तरह फिर देखें इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है वो देख लें, यानी कमर्शियल एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस। कमर्शियल एप्लीकेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो बेसिकली ये जो जब फल पक जाता है ना दरख्तों पे, तो पकने के बाद हमने फल तोड़ना होता है। अगर मैं इंसान, आप मैन पावर यूज करोगे तो बड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी किसको, फलों को तोड़ने के लिए। तो लिहाजा जब किसी भी क्रॉप में फल पक जाता है तो उसको ज़ाहिर फ्रूट को ड्रॉप करना होता है। तो हमने बताया था ये प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप में इन्वॉल्व हो रहा है। तो कमर्शियल यूज क्या होगा कि हम ए ए ए फॉर ए क्या होगा, एब्सिसिक एसिड, ए इस तरह से कर लें, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको हम स्प्रे करते हैं किस पे, ये ट्री क्रॉप्स पे, ट्री क्रॉप्स पे, ताकि क्या हो कि ये रेगुलेट करे, किस चीज़ को रेगुलेट करे, दैट इज फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट ड्रॉप को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो लिहाजा एंड ऑफ द सीजन हमें क्या होगा कि जो पिकिंग के फ्रूट के लिए लार्ज टाइम स्पेन चाहिए, बड़ा वक्त भी लगेगा, बंदे भी ज़्यादा चाहिए, तो सारी बचत हो जाती है। तो लिहाजा एफसीसी किसी चूंकि फ्रूट ड्रॉप की वजह बनता है, तो कमर्शियल यूज़ में हम इसको एट द एंड ऑफ द सीजन, जब फल पक जाता है दरख्तों पे, तो उसको गिराने के लिए इसको यूज को स्प्रे किया जाए, तो फल खुद ब खुद टूट कर गिरना शुरू हो जाए, तो उसको पिक करें और बस इतना है। तो लिहाजा ये इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन आ जाती है। ओके, तो ये क्या थे बच्चों, ये प्लांट हार्मोन्स थे जो कि इसमें शामिल थे आपके सिलेबस में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम आएंगे किसकी तरफ, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो यूएचएस सिलेबस में शामिल है, उसी को हमने अब फोकस करना है। जाहिर सी बात है, अब हमारा फोकस क्या होगा, यूएचएस सिलेबस होगा ना, तो लिहाजा एंडोक्राइन सिस्टम में जो टॉपिक गिवन है हमने उन्हीं को ही फोकस करना है। किसमें, ये इसमें आपके क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बेसिकली क्या है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल, विद रेफरेंस टू केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स, इनमें कोऑर्डिनेशन जो होती है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके जरिए होती है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है, याद रखिएगा। इसमें आपको मालूम हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है जी। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स which are found in different parts of the body। और इन ये क्या सिक्रीट करते हैं, ऑब्वियसली इनकी सिक्रीशंस को आप क्या कहते हैं, आप हार्मोन्स का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। ओके, अब
जहाँ तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ताल्लुक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या नाम देते हैं, इनको आप डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। डक्टलेस की वजह क्या होती है कि ये क्या करते हैं कि बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिसको आप हार्मोन्स का नाम देते हैं ये। तो इनको डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि इनकी सेक्रेशन डायरेक्ट किधर जाती है, इनटू द ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में जाती है, इसलिए इसको आप क्या कहते हो, डक्टलेस ग्लैंड्स का नाम देते हो। तो अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि इनकी सिक्रीशन जो कि हमने बताया हार्मोन्स हैं। हार्मोन बेसिकली क्या है, हार्मोन ग्रीक वर्ड के हवाले से अगर आप जाएं तो ग्रीक में इसे क्या कहते हैं, इन ग्रीक, ग्रीक में इसको आपको मालूम हो, ये इसका मतलब क्या होता है कि एग्जिटिंग, एग्जिटिंग और सेटिंग इन मोशन, और सेटिंग इन मोशन। तो ये भी लफ्ज याद रखने आपने, हार्मोन का मतलब ग्रीक में क्या है। तो तकरीबन 20 क्या होते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन, एंडोक्राइन या तो ग्लैंड्स होंगे या फिर क्या होंगे, साथ ही ये हो सकता है टिश्यूज भी हो। तो ग्लैंड पूरे ऑर्गन को कहते हैं, टिश्यू तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। तो लिहाजा 20 तकरीबन क्या है, अबाउट ये 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं। इनको आप क्या कहते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यूज का नाम देते हो। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपने कि कितने होते हैं ये, ठीक है जी, एंडोक्राइन सिस्टम में। तो अब सूरत हाल ये है कि इसमें डायरेक्टली किस में जाएंगे, हम बता चुके हैं ये ब्लड में जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक इसकी वर्किंग का ताल्लुक है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, वर्किंग ऑफ हार्मोन्स। इसकी वर्किंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो आपको क्लियर हो कि ये सेक्रीट होने के बाद, यानी ग्लैंड है या फिर क्या है, टिश्यू है, इससे ये सेक्रीट होने के बाद किस में जाएगा, इनटू द ब्लड जाएगा। ब्लड से ये इसने किधर जाना है, अपने टारगेट सेल्स की तरफ जाना है इसने, ठीक है जी। तो टारगेट सेल में ये क्या करेगा कि ये इनिशिएट नहीं कराता, यानी ये अहम पॉइंट है कि डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, नया केमिकल रिएक्शन को ये इनिशिएट नहीं करवाता। लेकिन ये क्या करता है, इन रियलिटी क्या होता है, ये रेगुलेट करता है किस चीज को, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को। एक तो ज्यादातर रिएक्शन हमारी बॉडी में कौन से होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा एंड अदर रिएक्शंस आल्सो, और भी दूसरे जो एंजाइमेटिक ना भी हो, उन रिएक्शंस को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, ये हार्मोन्स रेगुलेटरी, इसलिए इनको अगर प्रोटीन हो तो उसे ऐसी प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स का नाम भी दिया जाता है। तो ये रेगुलेट करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस को और दूसरे रिएक्शंस को। ये किसी भी न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, तो रेगुलेट करते हैं। सिर्फ इनका काम क्या होता है, रेगुलेट करना। तो एंजाइमेटिक और दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से हो रहे हैं, ऑलरेडी क्या होते हैं, ये रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इनको ये रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है बॉडी के अंदर, तो आप ये ना कहें कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा लेकिन स्लो हो जाएगा, उस रेट से नहीं होगा। रीजन क्या है कि इंसुलिन जो नहीं है, देखिए इंसुलिन होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और कन्वर्जन जो भी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, वट उसको यूटिलाइज करना बॉडी सेल में, इन एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, ये वो सब कुछ आगे अभी हमें डिस्कस करना है। तो बहरहाल ये रेगुलेट करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस को और दूसरे रिएक्शंस को जो कि पहले से प्रेजेंट होते हैं, ये इनिशिएट नहीं करता
किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को। इसी तरह से ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, या फिर इनिबिट करेगा, इनिबिट, स्टिमुलेट और इनिबिट अ फंक्शन, या स्टिमुलेट करेगा या फिर इनिबिट करेगा किसी फंक्शन को। जैसे आप पढ़ते हो ना हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं और इनिबिटरी हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टिमुलेट भी करता है और ये क्या करता है, इनिबिट भी करता है। तो ये दोनों रोल इसके होते हैं, किसके, हार्मोन्स के। जनरल बता रहे हैं ना हम, किसी स्पेसिफिक ग्लैंड की बात नहीं कर रहे, जनरल बता रहे। तो इसी तरह से कुछ लॉन्ग टर्म जो होती है ना, लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होती है बॉडी में, उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे लॉन्ग टर्म चेंजेस में क्या है, जैसे ग्रोथ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पढ़ते हैं ना, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस है थ्रू आउट पूरी, यानी आप देखिए छोटा बच्चा होता है, एडल्ट स्टेज में जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ की मेंटेनेंस, बॉडी की ग्रोथ जो हो जाए उसकी मेंटेनेंस भी होती है। वो किसके जरिए होती है, ग्रोथ हार्मोन के जरिए होती है ना। तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस कहलाती है। इसको आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस का नाम देते हैं। इसी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ये भी लॉन्ग टर्म होती है। थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उसकी सेक्रीशंस को आप क्या कहते हैं, थायरॉक्सिस कहते हैं, T3 T4 वगैरह। ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पूरी सारी जिंदगी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी आ जाएगी इनकी भी। इस तरह सेक्सुअल मेच्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, तो ये भी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है जो कि गोनेडल हार्मोन्स की वजह से मेंटेन रहती है। लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोन्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज को कंट्रोल कर। इस तरह कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं, ये भी याद रखना है। यानी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी से मुराद, जैसे मिसाल के तौर पर नॉर एडिनलिन आपने पढ़ा है, इनको आप इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं ना। तो ये इसी तरह इंसुलिन है। अभी इंसुलिन क्या है कि जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो फौरी तौर पर ये क्या करती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद इसकी सेक्रेशन क्या होती है, दोबारा कम हो जाती है। तो ये एकदम से कम हो जाना और एकदम से इसका कंट्रोल करना ग्लूकोज लेवल, तो इसको भी आप शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कह सकते हैं। इसी तरह इमरजेंसी सिचुएशन में एडिनलिन नॉर एडिनलिन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन सबसाइड होती है तो उसके बाद उसकी सिक्रीशन वापस नॉर्मल हो जाती है। तो लिहाजा शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए भी यूज होते हैं हार्मोन्स, और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में भी ये यूज होते हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट इट। इसके बाद आ जाए इसकी जो केमिकल नेचर जो होती है हार्मोन्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, याद रखना स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फोकस किसको कर रहे हैं, यूएचएस को फोकस कर रहे हैं। इसलिए बाकी साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो तो आपके पास होगा, दैट इज गुड। उसमें एग्जांपल भी हम कोट कर सकते हैं। केमिकली हार्मोन्स जो होते हैं, पहले तो हम यूएचएस सिलेबस के हवाले से बताएंगे कि प्रोटीन इन नेचर है। तो प्रोटीन में एग्जांपल आप यहाँ पे जो दी गई एग्जांपल उसी को फॉलो करना है। इंसुलिन हो गया जैसे, और ग्लूकेगॉन वगैरह, ओके, ये हार्मोन्स हो गए। ठीक है। इसी तरह से अमाइनो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स हो गए, एंड उनके क्या होंगे, ये डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स का जहां तक ताल्लुक है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे, थायरॉक्सिन आ जाएगा, थायरॉक्सिन आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आप किसका रेफरेंस होगा, एपिनेफ्रीन का, एपिनेफ्रीन जिसको एडिनलिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रीन। और दूसरा इसमें कौन सा आता है, नॉर एपिनेफ्रीन, यानी नॉर एडिनलिन जिसको आप नाम देते हैं। ओके, ये हो गए, ये हार्मोन कौन से, अमाइनो एसिड उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से फिर आप रेफरेंस देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का, पॉलीपेप्टाइड्स का। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स इन नेचर होते हैं। जैसे मिसाल एडीएच का रेफरेंस आपने पढ़ा है, इसको और क्या नाम देते हैं, वेसो प्रेसिन, आपने
नेशनल बुक फाउंडेशन में इसका नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी बताते हैं कि इसमें अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होती है। ओके, तो बहरहाल ये पॉलीपेप्टाइड्स इन नेचर होते हैं। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, अब ये हार्मोन्स किसके हैं? बेसिकली हाइपोथैलेमस के हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो से सेक्रेट होते हैं द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे ये स्टोर होते हैं और वहाँ से फिर किधर जाते हैं? ब्लड के थ्रू अपने टारगेट की तरफ जाते हैं। तो इसलिए ये आपको पता हो, ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। इसी तरह से स्टीरॉयड्स भी हार्मोन्स होते हैं। स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स हार्मोन्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें आप रेफरेंस देते हो किसका? ये गोनेडल हार्मोन्स का, गोनेडल हार्मोन्स। अब गोनेडल हार्मोन्स में आपको मालूम है मेल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है जी। और इसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन आ गया, एस्ट्रोजन हार्मोन आ गया। इसी तरह से आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रेफरेंस देते हो। अब ये गोनेडल हार्मोन्स भी हैं और इसी तरह से प्लेसेंटल, ये जो खास तौर पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेफरेंस दोगे तो ये प्लेसेंटल हार्मोन भी कहलाते हैं। इसका और किसके साथ लिंक बनता है? सारे प्लेसेंटा तो गोनेड्स नहीं है, तो ये हार्मोन चूंकि प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड आप पढ़ते हो जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, इनका जो पार्ट होता है जिसको आप क्या कहते हो? एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं? इनको कॉर्टिसोन्स का नाम देते हैं। ओके, इसमें मुख्तलिफ आ जाएंगे, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी आते हैं। ये आपने आपने एल्डोस्टेरोन का रेफरेंस भी इसमें स्टडी किया हुआ है। इसी तरह से एंड्रोजन हार्मोन आते हैं, एंड्रोजन कलेक्टिवली मेल हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स का नाम दिया जाता है। सब के सब क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं केमिकली। तो लिहाजा आपको इनडायरेक्टली चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आप जो रेफरेंस देते हो किससे? इसका प्रोटीनेशियस हार्मोन हो गए, आपको क्लियर हो गए होंगे सारे। इसमें जो जो आपको रेफरेंसेस दी गई आपने उसी हिसाब से इसको देखना होगा। नेशनल बुक फाउंडेशन से अगर आपने रेफरेंस लेना होगा तो प्रोटीनेशियस हार्मोन एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आ जाता है। इसी तरह से थायरोट्रोपिन ट्रॉपिक हार्मोन टीएसएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका रेफरेंस दे सकते हो। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का रेफरेंस दे सकते हो। एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं, ये बेसिकली इंसुलिन वगैरह हो गए, सब कहाँ क्या कहलाते हैं? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स कहलाते हैं। इंसुलिन तो बहरहाल कहाँ से होता है? आइलेट्स ऑफ लांगरहैंस से होता है, वो अलग आपने बताना होगा। तो बहरहाल दीज आर व्हाट केमिकल नेचर्स ऑफ व्हाट हार्मोन्स, ये केमिकल नेचर आ जाती है हार्मोन्स की। तो अब इसमें जो इसका जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन है वो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, और ये हार्मोन फर्स्ट यानी प्राइमरी मैसेंजर कहलाते हैं, ये फर्स्ट मैसेंजर कहलाते हैं। ये बाइंड होते हैं रिसेप्टर पे ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल के, और वहाँ से फिर सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड मैसेंजर जो होता है वो जनरेट होता है, जिसको आप कहते हैं CAMP, साइक्लो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सेकंड मैसेंजर फिर ट्रिगर करता है डिफरेंट चेंजेस को विद इन द सेल, और एक्टिवेशन करवाता है किसकी? एंजाइम्स की, और जीन एक्टिवेशन कराता है। तो इस तरह ये प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं खासतौर पर क्योंकि डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते, इसको फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। ये ट्रिगर करते हैं ये सीरीज ऑफ इवेंट्स को, जिससे सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होते हैं, जिसका रेफरेंस दे रहे हो आप CAMP। और फिर सेकंड मैसेंजर जो है फिर ट्रिगर करता है डिफरेंट चेंजेस विद इन द सेल, और उसमें एक्टिवेट करवाता है एंजाइम्स को और जीन एक्टिवेशन को। बहरहाल ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आपने ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के हवाले से। बाकी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं या जो थायराइड हार्मोन का जैसे मिसाल दी थी हमने कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं थायरॉक्सिन वगैरह, ये आपको पता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, दे कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और स्टीरॉयड क्या होते हैं? लिपिड्स हैं। ऑब्वियसली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैन इजीली पास अक्रॉस द फॉस्फोलिपिड बायलेयर, तो ये भी आसानी से गुजर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये फिर आप कह सकते हो लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से दे कैन पास अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। तो रिसेप्टर जो होते हैं ये हार्मोन्स के, ये इनसाइड द टारगेट सेल होते हैं,
या साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में होते हैं। या हार्मोन्स जो होते हैं बाइंड होते हैं अपने रिसेप्टर के साथ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वही कॉम्प्लेक्स जो होता है बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन के साथ। किसी भी जीन का आपको पता है लेफ्ट साइड ऑफ द जीन क्या कहलाता है, प्रोमोटर रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिंग किस तौर पे काम करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करता है। फिर मैसेंजर आरएनए जो होता है, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं किसी उस जीन का जो मैसेंजर आरएनए होता है वो जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, और फिर ट्रांसलेशन उसकी जो होती है प्रोटीन की आगे चलकर होती है। तो टारगेट सेल जो होता है वो बेसिकली एक्टिवेट जो हो रहा है वो ये मॉडिफाइड बाय आल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन की वजह से होता है, बेसिकली आल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन की वजह से होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स जो होते हैं इनके लिए रिसेप्टर जो होते हैं विद इन द सेल होते हैं। बहरहाल ये ऑल दीज पॉइंट्स आर एक्स्ट्रा नॉलेज, ये जनरली मैंने इसको रिकॉल रिवाइज कर दिया आप लोगों के लिए। अब हम आगे चलेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि जो आपके सिलेबस में हार्मोन्स शामिल हैं उनको हमने देखना है। एक याद रखिएगा इसमें आइलेट्स ऑफ लांगरहैंस है, आइलेट्स ऑफ लांगरहैंस को हमने डिस्कस करना है। और दूसरा इसमें एडीएच का रोल दिया गया है, ठीक है जी। तो इसमें चूंकि एडीएच है, पहले एडीएच को देख लेते हैं हम, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर यहाँ तक रखें। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको और देखेंगे। और इसके अलावा आपने डिस्कस करना होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, ये जो सिलेबस में आपके शामिल है इनको हम डिस्कस करने के बाद देन विल गो नेक्स्ट। हमने रिप्रोडक्शन की तरफ जाना होगा। रिप्रोडक्शन में भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उनको हमने देखना है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको हमने डिस्कस करना होगा।